नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनबल शर्मा आज आपको राजस्थान का भूगोल जो कि बीए पार्ट सेकंड में है उसके अंदर राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या और मरु विकास कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, संसार में 25% से अधिक भूमि मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रसित है। इसमें 90 करोड़ जनसंख्या व सैकड़ों देश से प्रभावित हैं। मरुस्थलीकरण की समस्या समस्त संसार में व्याप्त है। विश्व की कुल जनसंख्या का 15% अंश इस समस्या से प्रभावित है। राजस्थान जैसे शुष्क जलवायु वाले, अकाल प्रभावित, अत्यंत मानव एवं पशुधन दबाव वाले महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल की यह समस्या और अधिक बलवती हो जाती है। सन 1970 से 1980 के दशक में इस समस्या की ओर सरकारी तंत्र, संस्थाओं एवं व्यक्तियों का ध्यान गया और न केवल राज्य, राष्ट्र वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मरुस्थलीकरण की समस्या के बारे में कार्यशालाएं, विचार गोष्ठियाँ, सम्मेलन आदि संपन्न किए गए। मरुस्थलीकरण की परिभाषा सर्वप्रथम सन 1949 में अबूर विले नामक वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ ने इस समस्या की ओर संकेत दिया तथा मरुस्थलीकरण की समस्या को मानव द्वारा प्रभावित मृदा कटाव की क्रिया द्वारा उपजाऊ भूमि को बंजर, अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना ही बताया। वास्तव में मरुस्थलीकरण की क्रिया शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्रों में कृषकों एवं पशुपालकों द्वारा अति कृषि एवं अतिचारण द्वारा मृदा का उपयोग उसकी क्षमता से अधिक करने पर प्रोत्साहित होती है। अर्थात मरुस्थलीकरण की क्रिया में भूमि की जैविक क्षमता का ह्रास या कमी हो जाती है, जिससे अंत में मरुस्थल के समान दशाएं व्याप्त हो जाती है। इससे विस्तृत क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण जलवायु की विषम एवं अनिश्चित दशाओं और भूमि का अत्यधिक विदोहन होता है। दूसरे शब्दों में मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट मरुस्थलीय प्रकार की दशाएं उन क्षेत्रों में सक्रिय हो जाती है जहां मरुस्थल नहीं है। मरुस्थलीकरण मुख्यतः अतिचारण, अति वन विदोहन, हल चलाना, अनुचित मृदा जल प्रबंधन, भूमि प्रदूषण द्वारा ही प्रारंभ और प्रोत्साहित होता है। इसके परिणाम भूमि एवं पर्यावरणीय प्रदूषण या ह्रास के रूप में सामने आते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीकरण का क्षेत्र की बात करें तो हमारे देश में ICAR के आकलन के अनुसार लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर भूमि या राज्य का 57% भौगोलिक क्षेत्र किसी न किसी रूप में भूमि ह्रास का शिकार है। मरुस्थल एवं मरुस्थलीकरण का क्षेत्र राजस्थान में निम्नानुसार पाया जाएगा। रेगिस्तानीकरण की स्थिति की हम बात करें तो देखिए, शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण, इस क्षेत्र में 300 मिलीमीटर से कम वर्षा रेखा वाले क्षेत्र आते हैं जो कि अरावली के पश्चिम में है, और मरुस्थल का भी पश्चिम भाग आता है। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, कुछ भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर का भी आता है। जैसलमेर एवं बाड़मेर के पश्चिमी भागों में 80 से 100% तक मरुस्थलीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ बालू का स्तूप, बालू की भरमार है। जोधपुर के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं। पथरीली चट्टानी भागों में अपखंड एवं विद्युतखंड का कार्य देखा जाता है। इस क्षेत्र में घग्गर नदी की घाटी में सूरतगढ़, बोरपाल, मानेकथर क्षेत्रों में तथा लूणकरण में बाढ़ के प्रकोप आए दिन वर्षा ऋतु में हो जाते हैं, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों में जल एकत्रीकरण या वाटर लॉगिंग या सेम की समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। अर्धशुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की समस्या, इस क्षेत्र में जयपुर, नागौर, कोटपूतली, सीकर, दौसा, लालसोट, करौली, गंगापुर, टोंक, निवाई, अचरोल, सवाई माधोपुर, पाली आदि क्षेत्र आते हैं जहां भूमिगत जल 20 मीटर से नीचे चला गया है। वायु पर्दन एवं विदोहन के कार्य चरम पर है। जयपुर जिले में जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण सर्वाधिक है, अतः मरुस्थलीकरण अब बढ़ता जा रहा है। उपाद्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण का प्रक्रम, इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की क्रिया मात्र कुछ खंडों में जहां वन विदोहन तथा वनस्पति का नाश अत्यधिक किया गया है वहीं यहाँ पाया जाता है।
चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल का पठार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, माही, बजाज सागर बांध का हिस्सा, चंबल के बीहड़ आदि में भूमिहास बहुत अधिक हुआ है। यहाँ जनसंख्या की वृद्धि अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। पशु चरवाहे पश्चिमी राजस्थान में इस क्षेत्र में प्राय पशुचारण हेतु आते रहते हैं, अतः ये क्षेत्र अतिचारण, अति कृषि एवं सामाजिक एवं आर्थिक दबावों से प्रभावित है। मरुस्थलीकरण के कारणों की हम बात करें तो इसमें भौतिक कारण, मानवीय कारण और अन्य कारणों को शामिल किया जाएगा। भौतिक कारणों में जलवायु कारण, राजस्थान में ही नहीं वरन विश्व के हर कोने में भूतात्विक इतिहास में जलवायु में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। सामान्य क्षेत्र में मात्र क्वार्टरी युग के जलवायु परिवर्तन के अंकित करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा ने 3 शुष्क अवस्थाएं एवं 3 बार नम अवस्थाएं बताई हैं तथा शुष्क अवस्थाओं में मरुस्थलीकरण एवं बालुका स्तूपों का निर्माण दर्शाया है। मरुस्थल के समान परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, जबकि नम अवस्था प्रवाहित जल के कार्य अधिक देखे गए हैं। इस प्रकार संपूर्ण राजस्थान में जलवायु परिवर्तन हुआ है। इसका प्रभाव राजस्थान के भौम्याकारों पर पड़ा है। मरुस्थलीय दशाओं का बीजारोपण हुआ। संपूर्ण ग्लोब के पर्यावरणीय परिवेश में एवं चक्रण में परिवर्तन होने से मरुस्थलीय परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। नमी के सिद्धांत की बात करें हम, एल्बिडो सिद्धांत, कार्बन डाइऑक्साइड का सिद्धांत, धूलीकरण, एरोसेल्स का सिद्धांत। यदि धूल कणों की मात्रा कम है तो एरोसोल्स कम बढ़ पाएंगे, जल की बूंद उन पर कम इकट्ठी होंगी, और ज़्यादा है तो ज़्यादा बनेंगे जिससे वर्षा ज़्यादा होगी। बालू एवं बालुका स्तूपों का एकत्रित होना, अकाल वर्षा की मात्रा आदि कारकों द्वारा जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है इसको बढ़ावा मिलता है। मानवीय कारकों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या का दबाव देखा जाए तो यहाँ जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और उसी अनुसार पशु भी बढ़ रहे हैं, अतः प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप भूमि उपयोग, फसल चक्रण, फसल प्रतिरूप, फसल संयोजन सभी की वृद्धि में अवश्यंभावी है। अतः मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि होना स्वाभाविक है। पशु संख्या का दबाव, राजस्थान के पश्चिम भागों में पशु भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन, लगातार चरागाह समाप्त होते जा रहे हैं। सवाई चक की भूमि कृषि कार्यों में ले ली गई है, फलतः भूमि पर कृषि कार्यों का दबाव बढ़ गया है और अंततः मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को बढ़त मिल गई है। शहरीकरण एवं औद्योगिकरण, लगभग राजस्थान में 23.39% भाग शहरीकरण की ओर हो चुका है और बड़े शहरों में इसका ज़्यादा प्रतिरूप देखा जाता है, जैसे जयपुर में 39.36%, बीकानेर में 35.54%, चूरू में 27.87%। इस प्रकार जो शहर बढ़ते जाएंगे तो उसी हिसाब से जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा और मरुस्थलीकरण की समस्या भी बढ़ेगी। बालुका स्तूपों पर मकान, गांव एवं सड़कों का जाल बिछता जा रहा है, जो कि सांस्कृतिक बंजर कल्चरल वेस्ट के रूप में जाना जाता है। अतिचारण, पशुपालन, पशुओं की संख्या बढ़ने से अतिचारण की समस्या उत्पन्न होती है, जो कि मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रम में समस्या के निदान के उपाय, इसके लिए 1966 में मरु विकास बोर्ड का निर्माण किया गया। 1974-75 में सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम DPAP में इसे सम्मिलित कर लिया गया और 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम DDP प्रारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना, इसी के साथ क्षेत्र के संसाधनों का विकास एवं उपयोग करना भी सम्मिलित है। इसे प्रारंभ में 11 जिलों में और 85 खंडों में शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जिसमें शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, घास विकास कार्यक्रम, बालुका स्तूप स्थिरीकरण कार्यक्रम प्रमुखता से संपादित किए गए हैं। भूमि के जल का विकास एवं उपयोग, उभरते हुए ट्यूबवेल एवं पंप सेटों का निर्माण, ऊर्जा के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन आदि का विकास, मिट्टी एवं नमी का संरक्षण करना आदि। वर्तमान में यह कार्यक्रम 10 जिलों और 32 खंडों में संचालित किया जा रहा है। ये जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, भरतपुर, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर शामिल किया गया है। शुष्कता प्रिय फसलों का हेरफेर उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर अब देखिए राज्य में
मरुस्थलीकरण की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया गया है तथा इसका निदान प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश के उपलब्ध विशेषताओं को ध्यान रखकर किया जा रहा है ताकि मरुस्थलीकरण की गहनता को आधार मानकर इस समस्या का निदान किया जा सके। शुष्क कृषि प्रणाली को तकनीकी को विकसित कर कृषि की जानी चाहिए। सिंचाई के साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन प्रयोग किया जाना चाहिए। चारागाहों के ऊपर दबाव कम करे तथा इन पर चराई की क्षमता के अनुसार निश्चित किया जावे। भूमि की क्षमताओं के अनुसार भूमि का उपयोग निर्धारित किया जावे। जल विदोहन, जल उपयोग, जल प्रबंधन संतुलित होना चाहिए। कृषि प्रसार, पर्यटन, कृषि आदि के बारे में टीवी, रेडियो आदि के आधार पर समस्या के बारे में जानकारी देनी चाहिए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रक्रिया के लिए संतुलित एवं क्षमताओं का अनुकूल स्थायी लोगों के लिए उपयुक्त विकास किया जाना चाहिए। वन विध्वंस को रोकना चाहिए एवं वृक्षारोपण लगातार जारी रखना चाहिए। स्थानीय लोगों के सहयोग से ग्रामीण विकास एवं सक्रिय भागीदारी से पर्यावरण सुधार करना चाहिए। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में भोजन, ईंधन आदि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, उसकी निरंतर उपलब्धता एवं उपलब्धता के अनुसार ही गैर परंपरागत ऊर्जा संस्थानों का भी विकास होना चाहिए। थार मरुस्थल में धरातल, मिट्टी, वनस्पति, जल, पशुपालन, उद्योग, दस्तकारी, परिवहन, आधारभूत ढांचा आदि के सम्यक व संतुलित विकास के लिए एकीकृत और सघन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया भी रुक सके और सूखे और अकाल की समस्या का भी हल निकाला जा सके। राज्य में खुशहाली और अर्थव्यवस्था से विकास किया जा सके। अब देखिए मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम सन 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश से प्रारंभ किया गया। यह केंद्र की चालित योजना है। यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के मरु क्षेत्रों को मरुस्थल के प्रसार को रोकने एवं मरु क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की 100% सहायता से मरुस्थली 11 जिलों में 1977-78 में प्रारंभ किया गया। अब यह राज्य के 16 जिले और 85 खंडों में संचालित है। इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान में मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकना, मरु क्षेत्र के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। इसके कार्यक्रम में सूखे एवं गंभीरता के कम किया जा सके एवं क्षेत्र के जीवन की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सुधार कर सके एवं मरु क्षेत्र के लोगों को जीवन की अन्य दशाओं को उन्नत कर सके। कृषि, वानिकी एवं चरागाह का विकास किया जा सके। पशुपालन, भेड़ पालन एवं डेयरी विकास किया जा सके। पशुओं के लिए पेयजल की आपूर्ति, लघु सिंचाई एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना, वन विकास आदि कार्य किए जा रहे हैं। निष्कर्ष रूप से हम कहें तो यह कार्यक्रम मरु क्षेत्र के चहुमुख विकास और कायाकल्प का कार्यक्रम है। इसके द्वारा निश्चय ही विकास की गंगा मरु क्षेत्र में बह रही है, किंतु आवश्यकता है कि दृढ़ शक्ति, वित्तीय संसाधनों, स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को बचाते हुए उपलब्ध संसाधनों को संतुलित उपयोग, संरक्षण में वृद्धि की जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।